हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चे, हमारी वेक्टर एंड 3D की सीरीज चालू है जिसमें हमने 3D स्टार्ट कर चुके हैं। 3D के फर्स्ट लेक्चर में बेसिक सेक्शन फॉर्मूला वो सब पढ़े थे, एक्स वाई जेड एक्सिस देखे थे। अब डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम लोग DR और DC भी बोलते हैं, DC कॉमेट। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स विद वेक्टर OP वेक्टर। कोई OP एक वेक्टर है। अभी देखो OP वेक्टर ऐसा है, ऐसा है हवा में, ठीक है, लेकिन बना नहीं सकता, तुम जानते हो। तो मेरे को ऐसा बनाना पड़ेगा। ये O है, ये P है, ये OP वेक्टर है। ओके, अब ये OP वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से OX OY OZ से अल्फा बीटा गामा बना रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस से इसने अल्फा बनाया। देखो ये ऐसा है, बेसिकली ऐसा है, तो ये एंगल अल्फा है, ठीक है। अगर ऐसा, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। अच्छा, दिखने में गामा बहुत ऑब्ट्यूज दिख रहा है, जरूर नहीं ऑब्ट्यूज हो, क्योंकि वो ऐसा है। देखो ऐसा, तो ये गामा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ऐसा है वो, ठीक है। अब वो दिखाने के लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो अल्फा बीटा गामा अगर एंगल बना रहे वो OP वेक्टर, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। तो कोसाइन वर्ड है ना, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो अल्फा बीटा गामा जो एंगल बन रहा है इसका कॉस ले लिए, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं उस OP वेक्टर के। अभी हम लोग है ना डायरेक्शन कोसाइन में बात करेंगे कि 3D वर्ल्ड में एक्स वाई जेड में हम लोग जब बात करेंगे तो हमारा डायरेक्शन कोई भी लाइन का डायरेक्शन हो, तो लाइन का डायरेक्शन हम लोग 2D में क्या स्लोप था, m इक्वल टू टेन थीटा था। यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, मतलब तुम्हें कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा अगर दे दिया है तो अल्फा बीटा गामा निकाल लोगे ना तुम। कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, तो अल्फा क्या हो गया, 5/4। ठीक है, तो तुम बोल दोगे ये इससे एंगल एक्स एक्सिस इधर है, इससे ये बना रहा है, इससे इतना बना रहा है और इससे इतना बना रहा है, चारों तीनों से तो सेम एक डायरेक्शन मिल जाएगा तुमको वेक्टर का या लाइन का। तो ऐसे हमको करना है। तो अब उसको हम लोग जनरली डिनोटेड बाय एलिमेंट, एलिमेंट से डिनोट करते हैं। मतलब L जो है वो कॉस अल्फा होता है, M जो है वो कॉस बीटा होता है और N जो है वो कॉस गामा होता है। ठीक है, एलिमेंट। तो कभी कभी देखो ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे कि 1/√3 कॉमा -1/√3 कॉमा 1/√3, फॉर एग्जाम्पल ये तो ये LMN। तो कॉस अल्फा है 1/√3 के, कॉस बीटा इसके और कॉस गामा इसके, ऐसे दिया रहता है। लिखने का तरीका ऐसा होता है, LMN ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ऐसा लिखा रहेगा, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो ऐसा लिखा रहेगा। कोई भी चीज का डायरेक्शन देंगे अभी 3D में ना, तो ऐसा लिखा रहेगा। और LMN वो होता है। अब देखो, अब अल्फा बीटा गामा है ना 0 से पाई के बीच में होते हैं, पाई से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बैक एक्सिस है ये। अब ये कहीं भी जाए मैक्सिमम यहाँ तक एंगल लेगा तो पाई बन जाएगा। अब जैसे नीचे आएगा, अगर नीचे आके तुम ऐसा नहीं गिनो, ऐसे गिनो ना, सही है ना, तो पाई से छोटा ही रहने वाला है क्योंकि वो एंगल है। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई सीन नहीं है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से गिनना है, बस इतना है। ओके अच्छा, नेक्स्ट, अगर तुम इसको ध्यान से देखो P, तो मैं समझाने के लिए अगर तुमको इस डायग्राम को थोड़ा चेंज करूं। अब एलिमेंट क्या है वो याद रखो, L क्या है कॉस अल्फा, M क्या है कॉस बीटा और N क्या है कॉस गामा। ठीक है, ये इसमें लिख देना। अब ये तुम्हारा जो Z एक्सिस है, मान लो मैं यहाँ की जगह ऐसे बता देता हूँ, ये Z एक्सिस है। ओके, तो समझ जाओ Z एक्सिस बाहर ही है, ताकि वो उधर बनाने को समझेगा नहीं। अब देखो क्या होता है, ये जो P पॉइंट है इसको मैं x, y, z मान लेता हूँ, पॉइंट को x, y, z। तो ये जो लेंथ हो जाएंगी x हो जाएंगी, है ना, और ये लेंथ r मान लो। तो OP वेक्टर अगर मैंने r वेक्टर मानो
तो मॉड ओपी में मान लेता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल आर मान लेता हूँ, तो स्मॉल आर इसकी लेंथ है। तो देखो ये आर का प्रोजेक्शन इस पे आया, इस आर का प्रोजेक्शन इस पे आया, तो एक्स बेसिकली है क्या, आर कॉस अल्फा। देखो सही बात है क्या, आर कॉस अल्फा। अब देखो सिमिलरली आर का प्रोजेक्शन इस पे आएगा, तो ये y मिलेगा तुमको, एक्स वाई जेड का ये y रहेगा ना, तो y क्या मिलेगा तुमको, आर कॉस बीटा। सिमिलरली इस r का प्रोजेक्शन, इस OP का प्रोजेक्शन इस पे आएगा, कहीं तो भी ऐसा आएगा, और ये क्या रहेगा, z रहेगा। ठीक है, तो तुमको z इक्वल टू आर कॉस, क्योंकि एंगल क्या बना गामा, तो आर कॉस गामा हो जाएगा। तो बच्चों यहां तक सही है ना। अच्छा, तो आर वेक्टर जो कि ओपी वेक्टर है, हमको मालूम है इसका पोजीशन वेक्टर है, ओपी वेक्टर पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो वो क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। किसी डाउट नहीं इस बात में। तो आर वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की जगह लिख दूंगा आर कॉस अल्फा, इसकी जगह आर कॉस बीटा, इसकी जगह आर कॉस गामा, आर कॉमन निकल रहा है, कॉस अल्फा है, कॉस बीटा जे, कॉस गामा के क्या है, आर कॉमन निकल गया। तो बच्चों तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इस तरह से डायरेक्शन देता है। आई के बाजू जो है वो आई में कितनी दूर जा रहा है, नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, ये डिसाइड कर रहा है ना, और आर तो मैग्नीट्यूड है। अब देखो आर वेक्टर अपॉन आर कर दू तो क्या हो गया, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। तो बच्चे ये क्या हो गया, ये आर कैप हो गया। एग्रीड, क्योंकि आर जो था मॉड आर था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, तो आर वेक्टर अपॉन आर विल बी आर कैप। अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि अगर कॉस अल्फा आई कॉस बीटा जे और कॉस गामा के दिया है कोई वेक्टर का, तो वो यूनिट वेक्टर देता है। ठीक है, कोई वेक्टर का तुमको एलिमेंट दिया है तो एल आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, आर कैप इक्वल टू एल आई एम जे एन के। टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये आर कैप उस वेक्टर का डायरेक्शन एल आई एम जे एन के होता है। ठीक है, कॉस अल्फा है कॉस बीटा जे कॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात क्यों है, क्योंकि ना ये इवन एनसीईआरटी हो के एचएससी हो सब जगह आता है इसका प्रूफ, ये जो लिख रहे हैं हम लोग। अब देखो क्योंकि ये आर कैप के इक्वल है तो इसका मॉड कितना हो जाएगा 1, और इसका मॉड ले रहे हो तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लगा दूं, वो साइड मॉड लगा दूं, मैग्नीट्यूड ले लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, राइट है ना, कॉस स्क्वायर गामा का रूट मॉड, और यहाँ पर मॉड आर कैप विच इज 1। स्क्वायरिंग कर देंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। देखो पहली चीज प्रूव हो गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो क्या, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। तो देखो इधर मैंने जब कंसिडर भी किया था तो इनका स्क्वायर का सम देखो 1 होता है। अगर तुम ऐसा कुछ कर दो कि जिसका स्क्वायर का सम 1 ना हो, तो मतलब तुमने गलत कंसिडर किया हो, गलत, वो डायरेक्शन कोसाइन है ही नहीं अगर उनका स्क्वायर का सम 1 ना हो। अब फॉर एग्जाम्पल अब इसको ऐसे भी लिख सकते हम लोग, एल स्क्वायर, ये भी लिख लेना, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, या n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसी को cos स्क्वायर अल्फा को मैं अगर 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा लिखूं, इसको लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, और इसको लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर गामा, और जब सिंप्लीफाई करो तो मेरे को मिलता है sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 मिलता है। कैसे आया, cos स्क्वायर अल्फा को लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, उससे प्रूफ हो जाता है। कर लोगे प्रूफ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा आएगा, उसकी जगह 1 लिख देते हैं, तो वैसे प्रूफ हो जाता है। सिमिलरली तो ये कैसे प्रूफ हुआ, पूरे sin स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इससे ही प्रूफ हो गया। और cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1 दिया है। और ये थर्ड वाला कैसे प्रूफ होता है कि मैं cos 2 अल्फा को लिखता हूं 1 प्लस सॉरी cos 2 थीटा को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस,
2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, 2 कॉमन निकालेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा वो लिख देना, तो उससे ये प्रूफ हो जाता है। तो ये फॉर्मूला से ये प्रूफ हो जाता है, ये तुम लोग का होमवर्क है, बोर्ड में पूछते हैं क्वेश्चन, तो बस इसकी जगह लिख दो इसकी और ये प्रूफ हो जाएगा, सिंपल है। इसको ऐसे करना है, उसको याद रख ले तो बेहतर है। ओके, अब देखो ये सब था डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, डीसी, तो उनके बारे में इंपॉर्टेंट बात थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि डायरेक्शन कोसाइन क्या देता है तुमको, यूनिट वेक्टर देता है। डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तुम क्या देता है, एल आई एम जे एन की, तो यूनिट वेक्टर देता है। डीसी, ठीक है, डीसी क्या देता है तुमको, यूनिट वेक्टर देता है, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उसको एल आई एम जे एन के से। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस अगर कोई पूछे तो एक्स एक्सिस मतलब इसमें पड़ा है, तो कॉस अल्फा, अल्फा 0 है तो कॉस 0 1, और कॉस बीटा वाई एक्सिस से तो एक्स एक्सिस पे लाइन है, एक्स एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे 90 बना रहा है और जेड एक्सिस से भी 90 बनाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस है, तो इसका क्या हो जाएगा cos 0 cos 90 cos 90, तो 1 0 0 cos 0 cos 90 cos 90, ये क्या हो जाएगा 0 1 0, और ये हो जाएगा 0 0 1। कैसे हुआ समझा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो cos 0 अल्फा 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस से उसका 90 डिग्री होता है एंगल और जेड एक्सिस से भी 90 डिग्री होता है, तो cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो इस तरह से पूरे मिल गए। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस याद रख लेना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्शन रेशियो पे आ जाओ। अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, वो तो हमने वो हम उसका नाम है एक कोई वेक्टर का आर का, तो ए बी सी उसके 3 नंबर्स है इस तरह से कि वो प्रोपोर्शनल है, दे आर प्रोपोर्शनल टू एल एम एन रिस्पेक्टिवली, मतलब वो लोग प्रोपोर्शनल है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नीचे लिखा हुआ देखो एल बाय ए इक्वल टू एम बाय बी इक्वल टू एन बाय सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो प्रोपोर्शनल ही हो गया ना, एल इज प्रोपोर्शनल टू ए या ई इज प्रोपोर्शनल टू एल, बी इज प्रोपोर्शनल टू एम, प्रोपोर्शनल टू एम, सी इज प्रोपोर्शनल टू एन, तो डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया, बात हो गई। अब देखो मान लो कोई चीज का डायरेक्शन कोसाइन है 1 0 0, ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि इनका स्क्वायर का सम क्या होता है 1। अब मैं लिखूंगा 2 0 0, तो ये क्या है डायरेक्शन रेशियो है, क्योंकि इससे प्रोपोर्शनल तो है 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर 3 0 0, ये भी डायरेक्शन रेशियोज है, इसी के डायरेक्शन रेशियो है, -100 0 0, ये भी क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो है, ये तीनों भी इससे प्रोपोर्शनल है, ये तीनों भी इससे प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हो, जैसे कि ये था, ये एलएमएन था। अब एबीसी की अगर बात करते थे जो कि हमारे डायरेक्शन रेशियो है, तो ये 2/√3 -2/√3 2/√3 अगर लिखूं तो ये एलएम एबीसी है। अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं 1 -1 1, तो ये भी इसका एबीसी है, ठीक है। तो एलएमएन क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, क्योंकि इनका स्क्वायर का एडिशन होना चाहिए, cos अल्फा cos बीटा cos गामा की यूनिक वैल्यू होती है 0 से पाई में, है ना। लेकिन एबीसी जो होते हैं डायरेक्शन रेशियो की यूनिक नहीं होते, इनफाइनाइट होते, तुम कोई भी एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। अगर ये ऐसा है तो एबीसी ये भी हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2√3 से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाटएवर, तो ये इनफाइनाइट मिलता है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो तुमको क्या देता है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर हमेशा यूनिक होता है, लेकिन उसको कोई दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो तुम, यूनिट वेक्टर को कोई भी मैग्नेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं वही वेक्टर डायरेक्शन वही रहेगा लेकिन इसकी लेंथ अलग होती रहेंगी, तो डायरेक्शन रेशियोज बन जाते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो की कभी भी यूनिक वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो निकालने का नहीं बोलेगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना, क्योंकि वो यूनिक होता है, डायरेक्शन रेशियो तो इनफिनिट है। ऐसा हो सकता है चारों ऑप्शन राइट हो, 1 1 1 भी राइट हो, 2 2 2 2 भी राइट हो, 3 3 3 भी राइट हो, और -4 -4 -4 भी राइट हो, कि डायरेक्शन रेशियो ये सब हो सकते हैं क्योंकि सब एक दूसरे प्रोपोर्शनल है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात थी। अब हम लोग इसके पूरे प्रॉपर्टी देखते हैं, उससे और चीजें क्लियर होंगी।
कुछ नोट वाली बातें देख लेते, पॉइंट टू रिमेंबर। तो हमने जो भी डिस्कशन किए थे, दिस शोज दैट देयर आर कैन बी इनफिनिटली मैनी डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो इनफिनिट होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है हमेशा, कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा एंगल यूनिक होंगे एक वेक्टर के थ्रू, लेकिन तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो अलग अलग डायरेक्शन रेशियो बनते रहेंगे। वो बात हमने डिस्कस की। अब देखो सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन जॉइनिंग गिवन पॉइंट। ये दो पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस। ये कोई कोऑर्डिनेट नहीं, ये एबीसी है। हाँ, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। इसको मैं एलिमेंट क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका स्क्वायर का एडिशन 1 होगा गारंटी, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। तो तुम लॉजिकली सोचो, ये दो पॉइंट है, इनको जो ज्वाइन कर रही है वेक्टर या लाइन जो भी है, उसका अगर तुम वेक्टर में लिखोगे तो x2 माइनस x1 आई रहेगा, y2 माइनस y1 j रहेगा और z2 माइनस z1 k रहेगा। तो वही चीज डायरेक्शन रेशियो होगी एबीसी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस। इसको मैं एलिमेंट क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, जरूरी है। यूनिट वेक्टर रहेगा तो एलिमेंट होगा, li प्लस mi प्लस nj इक्वल टू r कैप, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, इसलिए। तो देखो दो पॉइंट दिए हुए, डायरेक्शन रेशियो निकालना आसान है। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4 माइनस 1, 5 माइनस 2, 7 माइनस 3, इस तरह से मिल गया डायरेक्शन कोसाइन नहीं, रेशियो मिला, ध्यान देना ये बात का। नेक्स्ट पॉइंट, आर वेक्टर है, ए आई बीजे सी की, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, बी है वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो अगर ये है तो उसका एलिमेंट ये रहेगा, मतलब ए क्या, एल क्या रहेगा, ए अपॉन मॉडर। मॉडर क्या होता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू देखो, ए बी सी इंफिनिट है लेकिन एलिमेंट यूनिक है ना, ए बी सी इंफिनिट है, एलिमेंट यूनिक है, तो एबीसी से एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो अगर तुमको एबीसी दे दिया है तो उसका एलिमेंट मिल जाएगा। तो कितना ऑब्वियस बात है कि तुम ए को मॉडर, इस पूरे को मॉडर से डिवाइड कर दिए तो यूनिट वेक्टर बन गया ना। तो ए बाय मॉडर, बी बाय मॉडर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, वो एलिमेंट हो जाएगा। जैसे तुमने इसको पूरे को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, इसको मॉडर मैग्नीट्यूड ऑफ आर और उसको मैग्नीट्यूड ऑफ आर से डिवाइड कर दिए, तो यूनिट वेक्टर बन गया ना, तो वो एलिमेंट बन गया। तो आई के बाजू एल होता है, तो ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मिल गया, सिंपल है ना। और अगर तुमको ऐसे खुले में दिया एबीसी डायरेक्शन रेशियो, तो वही चीज वापस लिखो, मैंने ए अपॉन मॉडल ये लिखो, सिर्फ प्लस माइनस लिख दो, क्योंकि प्लस माइनस प्लस में हम लोग प्लस यूज करें, चलो ठीक है। तो देखो ए अपॉन मॉडल बी अपॉन मॉडल, वही बात होगी ना, एक ही बात है। अगर तुमको ए बी सी दिया हुआ है तो तुम आराम से डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट बी अपॉन ओ सी अपॉन, सिंपल। अच्छा, अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स वाई एक्सिस, हमने अभी देखे थे लास्ट वीडियो में कि आर वेक्टर है तो उसका प्रोजेक्शन ये क्या होता है, ये आर है इसका डिस्टेंस, तो मॉड आर है इसका डिस्टेंस, तो ये क्या अल्फा है, तो क्या हो जाता है मॉड आर कॉस अल्फा हो जाता है ना। तो बेसिकली मॉड आर कॉस अल्फा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर एल, मैग्नीट्यूड ऑफ आर एम कॉस बीटा, वाई के अलाउ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू कॉस गामा एम जेड के अलाउ। ये बातें हमने देखे, प्रॉपर्टी में इसको लिख ली एक बार, याद रख लेना। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर, अगर डायरेक्शन रेशियो एबीसी है तो एक वेक्टर तुम फाइंड करो जिस जो आर है उसका डायरेक्शन रेशियो दिया है और उसका मैग्नीट्यूड दिया है। तो देखो, अब देखो एबीसी जो है वो यूनिक नहीं होते, एलएमएन है यूनिक होते हैं। तो मॉड आर इंटू एल आई एम जे एन के, देखो ये सेंसिबल है कि नहीं, ये यूनिट वेक्टर है, इसको मॉडर से करते आर वेक्टर मिल गया जिसका मैग्नीट्यूड मॉडर है। अब तुमको दिया क्या है, लेकिन एलएमएन नहीं दिया, दिया क्या ए बी सी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मॉडर एल की जगह एबीसी दिया है तो हमने अभी देखे एल ए मिलता है, एम ए मिलता है, एन ए मिलता है, ठीक है, एलिमेंट था ना डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, एल की जगह मॉडर बाय ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई प्लस माइनस बी अपॉन ये पूरा रूट जे सी अपॉन ये पूरा रूट के।
प्लस माइनस, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, नीचे ये जो है ये नीचे का कॉमन निकल गया बाहर, और मॉडर बाहर था, ये ए आई बीजे सी के बचा। समझ रहे हो ना तुम लोग? क्या किया मैंने, एलएमएन की वैल्यू यहाँ से हमने जो फाइंड आउट किए थे, अगर एबीसी का डायरेक्शन रेशियो होता है एलएमएन भी होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है, तो वो पुट कर दिया तो ये मिल गया। तो इसका डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है, या फिर देखो याद रखने की जरूरत नहीं, मैग्नीट्यूड गिवन है, तुम एल आई एम जे एन के लिखोगे और एबीसी से एल एम एन आ जाता है, वो यही चीज मिलेगी। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेवेंथ, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस, दो पॉइंट है क्यू पी, इसके इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब प्रोजेक्शन कर रहे हो तुम कोई एक लाइन पे जिसका तुमको डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है एल एम एन, ओके। तो प्रोजेक्शन ऐसा आएगा कुछ, ये तो एक सेगमेंट है, ये लाइन है, तो ये जो लेंथ है ये प्रोजेक्शन है, ये वाली प्रोजेक्शन ऐसी होते हैं ना, ये जो प्रोजेक्शन ये लेंथ, इस लाइन का, इस सेगमेंट का इस लाइन पे प्रोजेक्शन ये होगा, तो ये जो लेंथ बोल रहा है वो होता है x2 माइनस x1 l, y2 माइनस y1 m प्लस z2 माइनस z1 l। तो बेसिकली बच्चों अगर मैं वेक्टर को 2 मिनट प्रैक्टिस से प्रूव करेंगे इसको। अब ये वेक्टर की अगर बात करूं तो ये वेक्टर क्या हो गया, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप बराबर, ये वेक्टर ये हो गया। अब इस लाइन का एलएमएन क्या दिया है, उसका डायरेक्शन कोसाइन दिया है, तो इस लाइन का आर कैप मिल जाएगा हमको, एल आई एम जे एन के, ठीक है। अब याद करो ए वेक्टर का बी वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, याद आ रहा है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो अपना ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर, तो अपना बी वेक्टर आर है, तो अपना प्रोजेक्शन की लेंथ क्या होगी, ए डॉट आर अपॉन मॉड आर, और वो बाई चांस अपना आर जो है वो कैप है, आर कैप, ए डॉट आर कैप अपॉन मॉड आर, जिसपे ले रहे हो नीचे आता है मॉड, और ये क्या है 1। अब देखो ए वेक्टर ये, आर वेक्टर ये, तो ए डॉट आर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई वाई मल्टीप्लाई होंगे, तो l x2 माइनस x1 m y2 माइनस y1 n z2 माइनस z1, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे, एलिमेंट दिया है और ये दिया है, पॉइंट दिए हुए, सेगमेंट का प्रोजेक्शन लेना है, तो x2 माइनस x1 l प्लस y2 माइनस y1 j सॉरी m प्लस z2 माइनस z1 n, तो ये क्या तुमको देगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन दूसरी लाइन में, ठीक है। तो ये बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये भी याद रखो, ये भी याद रखना है, बाकी तो हम डिराइव करेंगे टाइम पे, ये हमको याद रह चुका है, मैं सोचता हूँ कोसाइन यूनिक होते और रेशियो इनफाइनाइट होते, और ये भी याद रख, ये मतलब पक्का पानी आता, बाकी डेरिवेबल है सब। अभी और देख लेते कुछ बातें और क्वेश्चंस लेते हैं। तो बच्चों ये 2 पॉइंट्स थ्योरी में और पढ़ना है अपने को, फिर क्वेश्चंस लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर मैंने लिखा हो, पहले एक बार बता देता हूँ, फिर वो बात तुम आराम समझ जाएंगे। जैसे कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, क्योंकि वो तो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, सही है। एंगल बाइसेक्टर थोड़ी होता डायगोनल पैरेललोग्राम, लेकिन तुमको क्या चाहिए, तुमको एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ए वेक्टर पूरा लेते ए कैप लेते, तो ए कैप की लेंथ कितनी है 1, इसका ए वेक्टर के डायरेक्शन में ए कैप लिखी, और बी वेक्टर के डायरेक्शन में 1 की डिस्टेंस वाला, 1 की लेंथ वाला बी कैप लिखी। अब ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप डायरेक्शन का दे रहा, बी कैप डायरेक्शन का दे रहा, तो ए कैप प्लस बी कैप क्या देगा, एंगल बाइसेक्टर देगा, क्योंकि दोनों लेंथ सेम होगी ना, समझ रहे हो बात, ये दोनों पेन की लेंथ सेम है, तो जो बीच का जाएगा ना एग्जैक्टली बीच में जाएगा। लेकिन अगर ये पेन की लेंथ बड़ी है और ये पेन की लेंथ थी और ये पेन की लेंथ थी है, तो इधर जाएगा, थोड़ा इसकी तरफ जाएंगे वेक्टर, क्योंकि तुम जब डायग्राम बनाओगे तो डायगोनल इसकी तरफ आ जाएंगे, तो डायगोनल बीच में से कब जाएगा, जैसे पैरेललोग्राम में दोनों लेंथ सेम होगी तो डायगोनल बाइसेक्टर बन जाए।
साइड लेंथ सेम होगी तो बीच में से जाएगा। तो ये बात है, तो हम ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं लेते, डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए हम ए कैप और बी कैप लेते हैं। डायरेक्शन तो वही है लेकिन साइड लेंथ इतनी होगी ना, सेम होगी, तो एग्जैक्टली बीच में से निकल जाता। तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना, ए वेक्टर नहीं होता है, ए कैप प्लस बी कैप होता है। अब ये ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप का मतलब ये नहीं है कि ए कैप प्लस बी कैप भी यूनिट वेक्टर, इसको मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप से डिवाइड कर दूंगा ना तो यूनिट वेक्टर हो, समझ। तो अपने को है ना ये डायरेक्शन मिली इसकी बस, हाँ, फिर मैग्नेट अपने हिसाब से अपन एडजस्ट कर, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन मिली। तो एंगल बाइसेक्टर जो होते ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का बीच में अगर बोले तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, इंटरनल होगा और एक्सटर्नल होगा। बाइसेक्टर अलोंग, ये अलोंग किसके होंगे, ए कैप प्लस बी कैप अपॉन ए कैप प्लस बी कैप, और ये किसके अलोंग होगा, ए कैप, ये तो इधर गया है तो ए कैप, अभी माइनस ए कैप हो गया था, ये लेना पड़ेगा ना तुमको इधर के, तो ए कैप माइनस बी कैप, बी कैप माइनस ए कैप, ठीक है, अगर इधर से तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देख के तो बी कैप माइनस ए कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो बच्चों एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो मैं ए कैप माइनस बी कैप लो या ये लो, डायरेक्शन थोड़ा अलग हो जाएगा वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मॉड ए कैप प्लस बी कैप हो गया, और ए कैप माइनस बी कैप अपॉन ए माइनस, तो बड़ी काम की बात है। और इसमें ना एक और चीज याद रख लो, ये वेक्टर के पार्ट है कि ए कैप और बी कैप अगर इन लोग को हम लोग सॉल्व करें तो ए कैप प्लस बी कैप की वैल्यू अगर चेक करें हम लोग तो इसको स्क्वायर कर दिया अगर मैंने, तो क्या हो जाएगा, ए कैप स्क्वायर प्लस बी कैप स्क्वायर प्लस 2 ए कैप बी कैप होता है ना, तो ये इसको मॉड हटा, इसका डॉट हटा के इसको cos थीटा, बीच का एंगल का थीटा है, तो क्या हो जाएगा देखो, दिस प्लस दिस, ये 1 है, ये 1 है, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, और ये 1 1 2 2 ही बचा, 2 कॉमन निकला, 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो ये होगा 2 इंटू 2 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता, ठीक है। और ये किसके इक्वल था, ए कैप, तो ये याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट इसका आ सकता है, इसका रूट लेंगे तुम, तो ए कैप प्लस बी कैप का मॉडुलस हो जाता 2 का रूट 4 का रूट 2 और ये cos थीटा बाई 2। तो बच्चों इसको ऐसे भी लोग याद रखते हैं कि ए कैप प्लस बी कैप अपॉन 2 cos थीटा बाई 2, थीटा क्या है, बीच का एंगल। सिमिलरली ए कैप माइनस बी कैप, बी कैप माइनस ए कैप जब करोगे स्क्वायर करोगे तो इधर माइनस आ जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा बनता है, माइनस में 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, तो मैं तो लिख देता हूँ ए कैप माइनस बी कैप का मॉड की बात करें तो हो जाता है 2 sin स्क्वायर 2 sin थीटा बाई 2। तो उसको इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, कोई भी शीट उठा लो ये क्वेश्चन तो होता ही है, एंगल अगर बीच का थीटा है तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, तो बेटर ये है, तो इससे ये मिल जाता है। तो याद रखो ए कैप प्लस बी कैप का मॉड क्या होता है 2 cos थीटा बाई 2, और ए कैप माइनस बी कैप का मॉड क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2, क्योंकि तुमने क्या किया, इसका स्क्वायर करके मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी cos थीटा की, उससे प्रूफ होता है इसकी वैल्यू 1 थी, ए और बी यूनिट वेक्टर थे, ए कैप बी कैप है ना। वैसे ये बताने का रीजन क्या था, इसको लिख लो नोट बना के, वेक्टर्स में बताना तो देखिए अभी मिल गया, मैंने बता दी, क्योंकि अब देखो L1 M1 N1 और L2 M2 N2 ये क्या यूनिट वेक्टर्स है, बेसिकली दे यूनिट वेक्टर्स ऑफ टू लाइंस, टू कॉन्करेंट लाइंस, दो लाइन से कॉन्करेंट लाइंस। इसका है L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो इसका जो बाइसेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, L1 प्लस L2 ए कैप प्लस बी कैप, है ना, वही बात है। तो L1 प्लस L2 N1 प्लस N2 N1 प्लस N2 माइनस क्यों कर दिया, ये एक्सटर्नल के लिए माइनस होगा, इंटरनल के प्लस होगा, तो दो मिलते हैं ना, तो इसका इसके डायरेक्शन रेशियो क्या देंगे, L1 प्लस L2 M1 प्लस N2 N1, तो प्लस माइनस ले दिया। अब ये जो है ना, भले ये डायरेक्शन कोसाइंस थे लेकिन उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्शन कोसाइन में जरूरी है, रेशियो भी रेशियो होंगे क्योंकि इनका स्क्वायर 1 हो जाए जरूरी है।
तो हम इसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइंस बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन देम आर प्रोपोर्शनल टू, इसके प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब ये डायरेक्शन रेशियो है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल है। तो ये ए बी सी है, एल एन एम, ठीक है, इनका स्क्वायर का सम 1 ना हो। जिस तरह से ए कैप प्लस बी कैप यूनिट वेक्टर नहीं होता है, वैसे ही इन दोनों के एडिशन भी यूनिट वेक्टर नहीं होता। तो ये वो बात से ये बात भी समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब तुम लोग को याद रखने वाली बात है, एंगल बिटवीन टू लाइंस या वेक्टर्स जिसके डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दिए। अगर दो डायरेक्शन कोसाइन दिए तुमको, तो cos थीटा क्या मिल जाएगा, L1 L2 M1 M2 प्लस L1 L2, याद रख लो। और साइन थीटा ये हो जाता है। और अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 उसके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखो, वो तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि L1 को क्या लिख देंगे तुम, A1 अपॉन रूट ऑफ दिस, A2 अपॉन रूट ऑफ दैट, तो वही है, वो सब कन्वर्जन होता है, इससे कन्वर्जन होता है। तो तुम L1 M1 M ये निकाल सकते हो, तो यही याद रखो, कन्वर्ट भी कर सकते हो। L1 क्या लिखोगे, A1 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। L2 को लिखोगे A2 अपॉन रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो कॉमन निकल जाता है, तीनों के नीचे रहते बोल के, और ऊपर क्या हो जाता है, A1 A2 B1 B2, इस तरह से होता है। क्लियर है बातें? तो ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। बस इसमें दो केस इंपॉर्टेंट है, इफ लाइंस आर पैरेलल, ये हमारे पूर्वजों से चलते आ रहे केस। तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, तो cos 0 कर दिया तो L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 0 हो जाता है, ठीक है। सॉरी सॉरी, 0 कर दिया ना तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कंडीशन हम यूज नहीं करेंगे, वो 90 डिग्री ले, तो इधर ये 0 होता है, तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर का एडिशन 0 हो रहा है, मतलब तीनों 0 है। तो जब बाद में अपने को सब सॉल्व करने में मिलता है, L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2, ये मिलता है। सिंपल है, हर बार तो यही रहती है। और अगर उसमें बात करें तो A1 बाई टू, B1 बाई B2, C1 बाई C2, ठीक है, सिंपल है ना। और अगर लाइंस, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है नीचे का, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये वाला ये cos 90 0 होता है, तो ये यूज करते हैं, क्योंकि sin 91 होता है, तो ये यूज करते हैं। 0 जो 0 हो रहा है वो आसानी से समझ, तो L1 L2, तो देखो ना डॉट प्रोडक्ट 0 ऐसी होता है ना, L1 L2 M1 M2 N1 N2, देखो डॉट प्रोडक्ट कोई चीज का 0 हो गया तो परपेंडिकुलर होती है चीज, राइट। और और उसको हिसाब से देखिए तो ये भी 0 हो गया तो पूरा 0 में चले जाएगा, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो ये भी तुम याद रखना। तो ये फॉर्मूले से बेसिक है। तो कभी भी दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो हो या डायरेक्शन कोसाइन हो, उनका रेशियो सेम होता है, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो बच्चे थ्योरी 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 बहुत थ्योरी थी, तो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़े बाद क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। अब हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन, व्हाट आर द BC डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। एक्सेस बेसिकली तीनों एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड है, ओके, प्लूरल फॉर्म, ओके, मतलब अल्फा बी इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा दे देंगे, तो उसका तुमको डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो देखो ये ऑब्वियस नहीं कि cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा हो जाएगा, एंगल अगर सेम है तो cos भी सेम आएगा। और हमको पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है, 1 होता है, और तीनों सेम है, तो इसको 3 cos स्क्वायर अल्फा लिख दूं, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 3 cos स्क्वायर अल्फा, तो cos अल्फा क्या मिला, प्लस माइनस 1/√3, हो गया क्वेश्चन। तो आंसर क्या है, cos अल्फा भी है cos बीटा भी है cos गामा भी है, तो आंसर है प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। तो इक्वली इंक्लाइंड अगर लाइन है, मतलब तीनों एंगल सेम है उधर उसके एक्सिस से, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन ये होगा। चलो सेकंड पे आते हैं, लाइन OP passes through origin O is inclined to 30 degree and 45 degree to OX and OY respectively, मतलब अल्फा क्या दिया 30 डिग्री दिया और OY से क्या 45 डिग्री, बीटा क्या 45 डिग्री। फाइंड एंगल विथ OZ, OZ से एंगल निकालना, मतलब गामा निकालना।
तो हमारा एक ही इंटरनेशनल फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कॉस अल्फा की जगह 30 लिख दो, तो कॉस 30 कॉस स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर गामा अननोन है। कॉस 30 √3/2, तो 3/2 हो गया। 1/√2 1/2 का 3/4 स्क्वायर है, सॉरी, और 1/√2 का तो 1/2 हो गया, और ये तो निकालना है हमको 1/2, तो ये क्या हो गया, नीचे 4 5/4 हो गया, उधर जाके -1/4 हो रहा, चेक कर लो। देखो कॉस स्क्वायर गामा क्या है, -1/4 हो गया। अब कॉस स्क्वायर, कोई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो गामा मिला ही नहीं तुमको, तो गामा नहीं मिल पाया। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो सच लाइन, ऐसी लाइन हो ही नहीं सकती। ये आंसर है इसका। अगर कोई अच्छी वैल्यू आती 1/2 आ जाता, तो मैं कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा गामा इक्वल टू 1/2 होता, तो कॉस गामा 1/√2 होता, तो गामा मेरे को मिल जाता 5/4 3/4 ना। लेकिन नो सच वैल्यू लाइन एग्जिस्ट। तो ये ऐसी मैंने इसलिए लिया था कि ऐसा बताने के लिए कि ये ऐसी कोई लाइन होंगी नहीं जो एक्स एक्सिस 30 बनाती है और वाई एक्सिस 45 बनाती है, तो जेड एक्सिस से कुछ भी एंगल लो बना नहीं पाएंगी, क्योंकि ये दोनों एक साथ एंगल नहीं होते। तो ये बड़ा मतलब चूजी मामला हो जाता है, हर चीज सेलेक्ट वो एग्जिस्ट नहीं होती। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन वन होना चाहिए स्क्वायर का, तभी हो रहा है, तो नहीं हो पा रहा है, मैं नेगेटिव हो गया, तो 1 तो कभी नहीं हो पाए, तो इंपॉर्टेंट था। अब देखो फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच पी क्यू आर आर कोलिनियर। तो वो चीज को हम लोगों ने सेम टाइप का क्वेश्चन वेक्टर्स में भी लिया था। हमने क्या किया था, पी क्यू का वेक्टर निकाला था, पी क्यू वेक्टर, और क्यू आर वेक्टर निकाला था, और पी क्यू इक्वल टू लैम्बडा क्यू आर लेके कर लिया था। लेकिन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले की पढ़े कि अगर मेरे को इसको डायरेक्शन रेशियो से करना है, तो हम लोग जानते हैं अगर कोलिनियर है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू शुड इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यू आर, बराबर। मतलब इक्वल होना गलत बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होंगे, डायरेक्शन कोसाइन रेशियो इक्वल होना गलत बात है, क्योंकि रेशियो तो इनफाइनाइट होते हैं, इक्वल होना जरूरी नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो पी क्यू में निकाल दे तो पहले, तो पी क्यू याद है तुमको, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 माइनस x1 याद आ रहा है, तो 5 - 3 या 8 माइनस जो भी, मैं ऐसा कर लूं 8 - 5 3 मिला, -7 - 2 -9 मिला, 9 - 4 5 मिला, डायरेक्शन रेशियो पी क्यू मिल गया। और डायरेक्शन रेशियो क्यू आर क्या हो देंगे, 5 - 6 या 6 - 5 मेरी मर्जी, 5 - 6 क्या -1, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। x2 - x1 ले रहे हो कि y2 - 1 ले रहे हो, क्या x1 - x2 ले रहे हो, लेकिन तुम अगर x1 - x2 ले रहे हो तो y1 - y2 लेना, y2 - y1 सेम रखना, ओके। 5 - 6 2 - -1 3 हो गया, 4 - 2 2 हो गया। तो देखो इन दोनों की डायरेक्शन रेशियो मिल गया, मतलब a1 b1 c1 हो गया, a2 b2 c2 हो गया, ओके। तो हमको पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c। अरे इसमें गड़बड़ है, हमको ए तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें तो कोई एक ए रहेगा, तो मैं कोई भी ये ए लाइन को हटा, तो ये क्या हो जाएगा a-5, ठीक है, a-5 ए था, 9 दिख रहा था, ए था, तो ये माइनस है, ये माइनस है, a-4 सॉरी, 8 - 5 3, ठीक है, a-4। तो देखो a1 b1, तो अपना कंडीशन क्या पैरेलल था, a1/b1 सॉरी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये हमने देखो लास्ट में लिखे थे। तो ये क्या हो जाएगा 3/-1 -9/3 a-4/2। तो बच्चों ये दोनों बाई चांस सेम है, आना ही था, ये दोनों सेम, इसको इधर इक्वेट कर दिया, 2 इधर 3 गया 6 हुआ, -1 इधर गया -8 +4 इधर 2 हुआ, इक्वल टू आया आंसर -2, ठीक है, बराबर सिंपल है ना, अच्छी से इसे फटाफट कर ले, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इजी थे, एक ही फॉर्मूला ये और वो। अब देखो इधर आ जाओ, हमको डीसी फाइंड करना है, मतलब एलिमेंट फाइंड करना है कि इस तरह से वो उनका रिलेशन दिया है एलिमेंट का। अब एक रिलेशन हमको पता है, l² + n² + n² = 1, वो एक रिलेशन पता है,
देखते हैं हम कैसे करें इसको। तो यहां से क्या मिला मेरे को, L इक्वल टू 5m माइनस 3m मिला, और यहां से मेरे को 7m स्क्वायर है, तो ये L की जगह मैं लिख दिया, यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, इस L की जगह लिख दे रहा हूँ 7 5m स्क्वायर 5m माइनस 3m का होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। तो बच्चों ऐसा पहले क्या किया, L की वैल्यू लिया, इजीली मिल जाएगा L, एक तरफ करना आसान था इनको इनसे, क्योंकि इसको करता तो 5 नीचे आ जाता, और L को उठा के इसमें रख दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करो। तो 25 तुम लोग को हेल्प करना पड़ेगी मेरी, 25 इंटू 7 कितना हो रहा, 175 m स्क्वायर माइनस 7 इंटू 30, 7 3 21 2 22 और 10 हो जाएगा, mn 9 इंटू 7, 9 7 63 63 m स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर 3m स्क्वायर। अब जो सिंप्लीफाई करें क्या मिलता है, बहुत ज्यादा ही बड़ी बड़ी वैल्यू आ गई है, ठीक है। हम्म हम्म तो 30 इसका एम स्क्वायर को एक तरफ लो ना, ये क्या वो 180 हो, फाइनल लिखा है वो, फाइनल लिखा है, अपने को करना पड़ेगा। तो देखो 175 एम स्क्वायर प्लस 180 एम स्क्वायर माइनस 210 एम एन 63 एम स्क्वायर माइनस 3 कितना हुआ 60 एम स्क्वायर। तो बच्चों इसमें से कॉमन दे, 60 निकल जा रहा है, कॉमन 60 कॉमन निकल रहा है, 60 के टेबल में 18 आता है ना 3 से, 63 था, अच्छा इधर कॉमन, यहाँ ये अटक जाएगा, ओके 30 कॉमन निकाल। तो देखो 0 0 0 कॉमन निकला और 3 कॉमन निकला, तो ये क्या हुआ 6m स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 2n स्क्वायर। तो देखो इक्वेशन राइट है क्या, फिर अब इसको 2 6 2 था 12 और 3 और 4 बराबर है, सही है। तो देखो 3mn माइनस 4mn प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3m निकला, m माइनस 2m माइनस n, और यहाँ से माइनस 2n निकला, तो ये 2m माइनस n। तो फाइनल में हमको 2m माइनस n और 3m माइनस 2n। तो बच्चों यहाँ से इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, तो यहाँ से मेरे को 2m माइनस n को जीरो करा, तो ये m बाय n इक्वल टू 1/2 मिला, और यहाँ m बाय n इक्वल टू 2/3 मिला। चलो m बाय n तक पहुंच गए हम लोग अभी, लेकिन हमको एलिमेंट तो नहीं मिलेगा, एलिमेंट कहाँ मिले, एलिमेंट निकालना है। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, इसकी मदद लेंगे, तो n की जगह 2m लिख देता हूँ इसमें, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की जगह 2n लिख दो, 2m n की जगह, तो ये 5m माइनस 6n, तो l इक्वल टू माइनस m आ गया, ओके। और यहां पर क्या करेंगे, l इक्वल टू 5m, m रहने दिया, n की जगह 3/2m, तो 3/2 मतलब 9/2n m, तो ये क्या हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। यहां तक पहुंच गए हम लोग। तो बच्चे कितने कैलकुलेशन से टाइम पास है। अब तो मेरे को यहां से क्या मिल गया, l इन टर्म्स ऑफ m मिल गया, और m बाय n मिल गया, तो इसमें l बाय m भी निकाल लो, या m बाय n निकाल लेता बेटर रहेगा। तो यहाँ से मेरे क्या मिला m बाय l माइनस 1, और यहाँ से क्या मिला m बाय l इक्वल टू, तो बच्चों ये रेशियो मिल गया इस तरह से, इतना मिल गया अपने को। तो अगर ध्यान से देखो तो इसको मैं इधर भेज दूं, तो m बाय 1, तो देखो अगर मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करूं, तो ये m बाय 1, क्योंकि इधर देखो m बाय 1 आने वाला है, और ये माइनस l बाय 1, और यहाँ पर क्या हुआ m बाय 1, अच्छा m बाय 2 चाहिए मेरे को, m बाय 2, तो यहाँ पर क्या l बाय 1। तो देखो फाइनल क्या हो रहा है,
यहां से इसका m/1 इक्वल टू n/2 और m/1 के -l/1, तो l को नीचे भेज दिया, ये मिला। और इधर मिला m/2, 2 इधर भेजे तो n/3 इक्वल टू l/1, मेहनत थोड़ी। तो बच्चों एक्चुअल में क्या हुआ, दो रेशियो मिल गए अपने को, दो एलिमेंट आने वाले। ये तो कैसा बना दिया। अब तुम लोग को एक प्रॉपर्टी पता है, a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू a3/b3 इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2। तो इधर क्या होगा, l बाय, मैं पहले वाला सॉल्व कर लिया, सेकंड में तुमको ना m/1 इक्वल टू n/2 इक्वल टू l/-1 इज इक्वल टू रूट ओवर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये 1 हो गया और 6 हो गया, 1/√6 हो गया। तो m क्या मिला, 1 इधर गया, 1/√6 मिला। n क्या मिला, 2/√6 और l क्या मिला, -1/√6। तो बच्चे अदर आंसर है, मैंने इसके लिए सॉल्व किया। तुम लोग सेम चीज करना, इनको ऐड कर देना, तो 4 + 9 + 1 3 स्क्वायर, तो क्या 14 हो जाएगा। तो ये आंसर के हिसाब से 2/14, 3/14 और 1/14 हो जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बच्चों कंडीशंस थी उसको सॉल्व करते गए और ऐसा फॉर्मूला है। लास्ट में हम लोगों ने इसको यूज किया, भाई ये यूज क्यों कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन इजीली हो जाता, फटाफट हो जाता। और जो हमारा एबीसी से जो हम 11 निकालते हैं ना, तो वो इसी तरह से प्रूफ होता है इसका मेथड, इसलिए इसको मुझे प्रूफ यूज करना था। अब और एक दो क्वेश्चन लेके खत्म करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बच्चों, क्यू विद द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी, पी से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालिए क्यू है, ठीक है, ऐसा मतलब है इसका। ये 2,4,3 है, ओके। ये जो लाइन है जिसपे डाले हो वो ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ए 1,2,4, बी 3,4,5, ओके। क्वेश्चन बोला है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम लोग इसको सेक्शन फॉर्मूले से करेंगे। हम बोलेंगे कि लेट ए क्यू बाई क्यू बी इज λ/1, तो ये λ/1 में बांट, तो क्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, लैम्बडा से मल्टीप्लाई हुआ 3λ प्लस 1 अपॉन λ प्लस 1, 4λ प्लस 2 अपॉन λ प्लस 1, 5λ प्लस 4 अपॉन λ प्लस 1। ये क्यू पॉइंट मिल गया था। अब तुमको अननोन क्या, क्यू ही अननोन है, क्यू अननोन है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पी क्यू और ए बी, पी क्यू परपेंडिकुलर पी वेक्टर, ठीक है, पी क्यू वेक्टर परपेंडिकुलर बराबर है ना, तो यही बात यूज करेंगे हम लोग। तो पी क्यू के अगर मैं डायरेक्शन रेशियो लिखूं, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो लिखूं, तो क्या होगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस पी क्यू है ना। तो 3λ प्लस 1 बाय λ प्लस 1 माइनस 2, 4λ प्लस 2 अपॉन λ प्लस 1 माइनस 4, 5λ प्लस 4 अपॉन λ प्लस 1 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लैम्बडा हुआ -1, 4λ कैंसिल, 2 - 4 -2, 3λ 2λ हो गया, 4 - 3 1। तो बच्चों ये क्या मिले, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो मिल गए। अब तुम क्या करोगे, ए बी के निकालोगे, ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालना बड़ा आसान काम है। तो बी 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 - 4 1। तो देखो ए बी और पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये क्या है, A1 B1 C1, ये क्या है, A2 B2 C2। अब ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो हमको मालूम है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस 1 इंटू 2 लैम्बडा प्लस 1, ठीक है। तो लैम्बडा प्लस 1 लैम्बडा प्लस लैम्बडा नीचे का कॉमन निकल के
जीरो में चले गया, 2 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा 4 लैम्बडा हो गया, -2 -4 -6 +1 -5 हो गया, तो लैम्बडा क्या है तुम्हारा 5/4 आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था, क्यों निकालने का, लैम्बडा आ गया, इस लैम्बडा को उठा के इधर पुट कर दो, लैम्बडा ये अननोन था ना, तो हमारा आंसर पुट करने पे आ जाएगा, वो मैं नहीं कर रहा हूँ मेहनत, क्यू की वैल्यू है लैम्बडा उठा के फायदा। पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है मतलब कंसिडरेशन राइट था, नेगेटिव आता मतलब तो पुट तो कर ही देता हूँ, नेगेटिव पे आता मतलब कंसिडरेशन रॉन्ग है, बाहर था वो परपेंडिकुलर। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो फाइंड एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ क्यू एंड डायगोनल ऑफ वन फेस। तो पहला काम तो डायगोनल बनाओ, तो ये x है, ये y है, z है। अब क्यूब है ना, तो मान लो कि उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट a है, क्यूब है सब सेम रहेंगे, एक ये बनेगा, ये भी a रहेगा, ओके, ये बन गया क्यूब। ठीक है, अब देखो इसमें मेन क्या क्वेश्चन, ये तो 0,0 है। अब सबको मैं नाम कर देता हूँ, नाम दे दो, तो क्या देगा, ये a,0,0 एक्स एक्सिस पे, ये क्या देगा 0, जेड एक्सिस है 0,0, a, और ये वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा 0,a,0, ये सबसे इजी थे एक्सिस वाले। अब देखो ये जो है ये एक्स वाई प्लेन में, तो ये a,0 है, जेड जीरो है ना, एक्स वाई प्लेन मतलब जेड जीरो। अब ये देखो ये एक्जेक्ट प्लेन में, तो वाई जीरो, तो a,0, a, और ये कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, तो एक्स जीरो 0, a, a। अब सब हो गया ना, ये अकेला बचा, ये ना बाहर है, तीनों प्लेन में नहीं है, ऐसा ही है, a, a है, ओके। अब क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ क्यूब एंड डायगोनल ऑफ फेस। तो डायगोनल ऑफ फेस मतलब ये तो एक नीचे एक फेस ही है, ये एक फेस है, ओके, तो ये डायगोनल हो गया एक, ये ओ ले लो, इसको पी बोल दो, डायगोनल ऑफ फेस क्या है ओपी, और ये जो है ना यहां से इसको जुड़ाने का जो बना ना ओ क्यू, मतलब ये कैसा हो रहा है, पॉइंट बाहर है, तो ये ऐसा डायगोनल है, तो डायगोनल ऑफ ओरिजिनल डायगोनल हो गया ना, और ये फेस का है, तो मतलब अपने को ओपी और ओक्यू के बीच में एंगल निकालना, तो हमारा जिंदाबाद cos थीटा ओपी डॉट ओ क्यू अपॉन मोड ओ क्यू, डिटर्मिनेंट मैग्नीट्यूड सॉरी। अब ओपी क्या है, ओपी पोजिशन वेक्टर है क्योंकि वो तो ओरिजिन है, ए तो ए आ कैप, ए जे कैप, ए के कैप, ओ क्यू क्या है ए जीरो ए, तो ए आई कैप, ए के कैप क्योंकि जीरो जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कर दो दोनों का, तो cos थीटा क्या मिलेगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो, जे जी गायब है तो जीरो है, ए इंटू ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट √3 ए हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो √2 ए हो जाएगा, ऊपर क्या है 2 ए स्क्वायर, नीचे है √3 इंटू √2 ए स्क्वायर, रूट ऊपर ट्रांसफर हो तो आंसर क्या है √2/3, तो cos थीटा इक्वल टू √2/3 द एंगल, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √2/√3, अजीब सा एंगल है। तो बच्चों ये तो एग्जांपल था, अब ये कोई भी फेस बोलते कुछ भी बोलते तो क्या निकालना है, ये डायग्राम बना के पोजीशन वेक्टर्स निकाल के उनके बीच का एंगल लेना है, सिंपल है ना। ऐसे एक एक लास्ट क्वेश्चन इस पे बेस दे बस कर, बच्चों लास्ट क्वेश्चन देख लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल से एक लाइन बना रही है, किससे, डायगोनल ऑफ क्यूब से, तो अपने को क्यूब तो बनाना पड़ेगा, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, ये अपने काम के, तो देखो ये बना है, ठीक है, ये क्यूब है, पॉइंट फटाफट अपने पहले में कर चुके हैं, a,0,0,0 0,0, ए जेड एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा 0,a,a
एक मिनट, ये y इक्वल टू 0 है ना, y है ना, तो a कॉमा 0 कॉमा a, क्योंकि y 0 इस पे, क्योंकि यहाँ तक पहुंच गए। फिर ये x y तो z 0 है, a कॉमा 0, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, a कॉमा a 0 कॉमा a कॉमा 0, और ये x 0 हो जाएगा, 0 कॉमा a कॉमा a। तो ये जगह तुमको लिखता ना चाहिए, ये हो गया। अब डायगोनल्स के नामकरण करना पड़ेगा। एक डायगोनल ये ओ पी, तो बहुत कचरा होने वाला है इसलिए पहले लिख दो। ओपी क्या मिला, ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप, सही है। और दूसरा क्या मिल रहा है डायगोनल, देखो ये एक मिला, देखो ये जो है इसके बाहर वाले से मिला, तो ये बाहर वाला इससे मिलेगा, तो एक ये मिलेगा पी क्यू आर, एक डायगोनल क्या क्यू आर, तो क्या होगा ए माइनस 0 ए वेक्टर ए का कैप, ए माइनस 0 ए कैप, और ए 0 माइनस ए माइनस ए के कैप, सही है। और क्या मिलेगा डायगोनल, ये और ये, तो ये अंदर वाला ये बाहर वाला है, तो पी क्यू आर एस एस टी मिला, तो ए माइनस 0 ए आई कैप, ए माइनस 0 0 माइनस ए कैप, ए के कैप, ए जे कैप, सॉरी, ए माइनस 0 ए के कैप, और क्या बचा, ये था एस टी, तो ये अंदर का था, ये बाहर का था। अब इसके अंदर का लेंगे और इसके बाहर का लेंगे, टी ए बी ले लो, चलो लास्ट का ए बी। तो बच्चों तुम लोग है ना अपने रूम में बैठे बैठे इमेजिन कर लो 4 डायग्राम होते हैं, तो इस तरह से ए बी क्या रहेगा, ए माइनस 0 प्लस 0 माइनस ए कैप, ए माइनस 0 0 माइनस ए माइनस 0 0 माइनस ए 0 माइनस ए। तो बच्चों अच्छा मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इस बात पे ना, तो हो सकता कि ओपी राइट है, क्यू आर देखो क्यू आर, तो आर माइनस तो बराबर था, एस टी है तो टी माइनस ए माइनस, ये भी सही था, ए बी है तो बी माइनस, तो ए बी है ना तो बी माइनस, मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, तो ए माइनस 0 बराबर हो गया। तो बच्चों ये डायगोनल्स है। अब एक लाइन आ रही है, लेट डी सी ऑफ लाइन बी एलिमेंट, तो उसका पोजीशन वेक्टर, उसका वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर एल आई एम जे एन के, ठीक है यहाँ तक ओके। अब देखो उसमें क्या बोला, कॉस अपने को सिग्मा ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा पूछा है। तो कॉस अल्फा कैसा होता है, इन दोनों के बीच का एंगल है, ये अपनी लाइन है और ये 4 डायगोनल है, इसके और इसके बीच का एंगल अल्फा है मान लो, इसके और इसके बीच का एंगल मतलब आर वेक्टर है, इसके बीच का एंगल अल्फा है, इसके बीच का एंगल बीटा है, इसके बीच का एंगल गामा मान लो, इसके बीच का डेल्टा है, तो कुछ भी हो सकता है बीच के एंगल से। तो अब देखो आर, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, आर कैप डॉट ओपी अपॉन मॉड आर मॉड ओपी। तो कॉस अल्फा क्या मिल रहा है, देखो आर तुम्हारा ये, तो एल ए प्लस एम ए प्लस एन ए, मॉड आर तो 1 हो गया, ओपी वेक्टर क्या हो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 3 ए, तो ये कैंसिल हो रहा है, एल प्लस एम प्लस एन बाय रूट 3। अब सिमिलरली कॉस बीटा क्या हो जाएगा, आर कैप बीटा ओ क्यू आर से, क्यू आर वेक्टर अपॉन, तो आर ये एल ए माइनस एम नहीं प्लस एम ए माइनस एन ए, नीचे इसका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 1 हो गया, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 ए, तो ये क्या मिला, एल प्लस एम माइनस एन बाय रूट 3।
सिंपल है कैलकुलेशन, बस मेहनत। तो कॉस गामा और कॉस डेल्टा बचा है, तो देखो फटाफट कर लो, उसको डायरेक्ट कर लेंगे। गामा आर है इसके बीच में, तो एल माइनस एम प्लस एन अपॉन √3, और ये एल माइनस, अच्छा पहले ऊपर प्लस था, इधर माइनस एन अपॉन, ठीक है, मिल गया। अब क्वेश्चन क्या बोला, इनका स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो मतलब सिग्मा ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, स्क्वायर ही है ना, कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो वो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन सब कैंसिल हो जाएंगी चीजें। स्क्वायर है किसी पहले, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है ना, स्क्वायरिंग मतलब डायरेक्ट ऐड करते तो सब जीरो दिखा रहा था। चलो ठीक है, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, तो इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर, नीचे 1/3 बाहर निकला, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी बहुत लंबा जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2ln, पहले वाले का हुआ। अब इसका क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ln माइनस 2mn माइनस 2ln एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम, तो 2ln प्लस आएगा, 2ln m जिसके साथ रहेगा वो माइनस है, तो 2lm 2nm, फिर ये, तो बच्चों ये देखो इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 बाहर निकल गया, a माइनस बी माइनस सी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो एल स्क्वायर, एक्चुअल में हर जगह एम स्क्वायर जो आगे माइनस एम का स्क्वायर एम स्क्वायर ही होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट एम स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर। अब देखो 2lm, तो माइनस एम है, तो माइनस 2lm हो जाएगा, माइनस 2nl, और जब माइनस 2 माइनस एम इंटू माइनस एम तो प्लस हो जाएगा, तो बच्चे ये मिला, सब में से क्या कॉमन है, 1/3। अब देखो 2lm और 2lm गया, 2mn 2mn 2ln 2ln 2lm 2lm, सब कैंसिल हो रहा है, मतलब सही जा रहा है। अब बचा क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बचा, ये भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हुआ, 4/3 आंसर, तो हो गया क्वेश्चन। तो सिग्मा ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब ये, इसकी वैल्यू क्या है, 4/3। तो पहला था वो ए पार्ट, अब बी पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर अल्फा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और सिग्मा पार्ट दो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 4 तक जा रहे हैं, तो 4 हो जाएंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये माइनस 4/3 12 8/3, ये भी हो गया। कॉस स्क्वायर अल्फा का लिख दो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कॉस स्क्वायर अल्फा का सिग्मा पता है, सिग्मा बांट दो, 2 बाहर निकला, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस सिग्मा 1, ये 4 हो गया, इसकी 4/3 वैल्यू, इसका आंसर क्या गया 8/3 312 माइनस 4/3, 3 4 से 12 8 माइनस 4/3, तो हो गया क्वेश्चन, सिंपल था। तो बच्चों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाते हैं, थैंक यू।